हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग 8 क्लास के फिजिक्स का टॉपिक आज हम लोग आपके सामने डील करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक हमारा है फ्रिक्शन। इसके पहले हम लोग फोर्स पढ़ चुके हैं, है ना। फोर्स ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं एक टाइप का फोर्स ही है, लेकिन ये फोर्स दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में काम करता है ना। वही देखिए बताया गया है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेस कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। जब दो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और इससे रिलेटेड कोई एक और ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है ना, ये सरफेस, उसी सरफेस के बीच में ये फोर्स काम करता है। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब ये वो फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के कांटेक्ट के बीच में पैदा होता है। ओके, आगे क्या है, द फ्रिक्शन फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल, है ना। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मूवमेंट इस तरफ है और इसके चारों तरफ मान लो एयर है। जैसे एयर भी क्या है, एयर का भी सरफेस होगा ना। तो एयर का सरफेस मान लो इस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग्स के सरफेस पे फोर्स लगाता है। कैसा फोर्स लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मोशन कर रहा है और ये फोर्स, ये जो जब ऑब्जेक्ट इधर मोशन करेगा तो एयर का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे किधर लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, है ना। जैसे एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन जब एयर में मूव करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स एरोप्लेन के सरफेस के चारों तरफ लगता है, जिसकी वजह से उसका सरफेस जो होता है ना वो एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। आपको याद होगा कि कल्पना चावला का जो एयर स्पेस था, जब वो अर्थ के ऊपर लौट रहा था तो क्या हुआ था कि उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी। गड़बड़ी आने की वजह से, उसके गड़बड़ी का मेन वजह क्या माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसका जो प्रोटेक्टिव कोट था वो हट गया था। वहाँ से प्रोटेक्टिव कोट हटने की वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स जो एयर में जब आया, वो जब अर्थ के इन्वायरमेंट में वो इंटर किया स्पेस शिप, तो क्या हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसमें आग लग गई और कल्पना चावला के सहित और भी जो साइंटिस्ट उसके अंदर थे वो सारे के सारे जो थे वो डिस्ट्रॉय कर गए। ओके, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो क्या कर सकता है, हीटिंग इफेक्ट पैदा कर सकता है। देखिए आगे मैंने बताया है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब चलाते हो ना, तो आप देखते हो कि आप अपने हथेली को भी अगर एक दूसरे के सामने रब करो, आप अगर अपने हथेली को एक दूसरे से रब करते हो तो क्या होता है, वो हॉट हो जाता है ना। हॉट होने का वजह क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। और ये दोनों सरफेस एक दूसरे से क्या होता है, अपोज करता है, डायरेक्शन अपोजिट करता है। तो देखिए यहाँ मैंने बताया वही कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हमने पुश किया है तो ऑब्जेक्ट का मोशन इधर होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट लगेगा बाई द सरफेस विच आर प्रेजेंट एट द सराउंडिंग रीजन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग रीजन में कोई भी सरफेस होगा ना, तो उस सरफेस की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर देते हैं कि वो फैक्टर्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इफेक्ट करता है वो कौन कौन सा फैक्टर होता है। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर है इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस। अगर मान लो सरफेस जो है वो इरेगुलर शेप और साइज का है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसा है और इसका सरफेस देखिए इस टाइप से है, और इसके ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस भी इरेगुलर है, जबकि एक और ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं जिसका सरफेस स्मूथ है, तो आप पाओगे क्या कि इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा लगेगा और इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा कम लगेगा। अगर मान लो इसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम F1 नाम दे देते हैं और इसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को F2 दे देते हैं, तो F1 का वैल्यू जो होगा वो F2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब रफ सरफेस के बीच में जो होता है ना, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही हाई होता है। ओके, जबकि एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, एक्सट्रीम स्मूथ सरफेस जो होगा ना उसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में, मॉलिक्यूल्स इंटरलॉक कर जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ वही बताया गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज हाई एज द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रेस्ट्रिक्टेड। किसमें, जब इरेगुलर सरफेस होगा, है ना। जैसे आप देखते होंगे जनरली क्या होता है कि सड़क वगैरह पे अगर बालू वगैरह का
स्प्रेडिंग कर दिया जाता है। अगर मान लो कोई बहुत वीआईपी कोई आने वाले होते हैं तो उनके गाड़ी आने के पहले बालू का स्प्रेडिंग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हो वो प्रॉपर वे में हो और स्लिपिंग ऑफ कार नहीं, है ना। उसी तरह से देखिए रेगुलरिटी ऑफ सरफेस, स्मूथनेस, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस एंड ऑब्जेक्ट विच बी मूव इजिली, है ना। अगर मान लो स्मूथ सरफेस होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा और आसानी से मूवमेंट होगा। जैसे आप जानते होंगे कि मान लीजिए कि आप कोई, जैसे हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में जो स्ट्राइकर होता है या फिर कैरम का जो कॉइन्स होता है उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं हम लोग पाउडर, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है उसका, सॉरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घट जाता है उसका। उसी तरह से मशीन में या देखते होंगे ऑयल डाला जाता है, मशीन ऑयल आता है, स्पेशल मशीन ऑयल, जो कि क्या करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कमा देता है, जिसकी वजह से मशीन जो है वो आसानी से अपना ऑपरेट होता है ना। आगे है क्या, इफ़ टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज बिटवीन। बिल्कुल, अगर मान लो ये एक सरफेस है और एक और सरफेस मान लो मैं ये बना देता हूँ और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो मेरा हाई हो जाएगा ना। वही चीज़ है, ये वही बताया गया है कि अगर मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, इंक्रीज करना है तो दो सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से प्रेस करते हैं, हार्डली प्रेस करते हैं उसको। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का। देखिए फ्रिक्शन के टाइप में सबसे पहले आपको बताया गया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, वैसा फ्रिक्शन जो स्टेबल ऑब्जेक्ट के बीच में लगे। देखिए वही है, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले इनिशियल एट ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा ना तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जब एक फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा ना तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्टेबल है, ओके, तो अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, मान लो ये फोर्स आपका F2 और इधर से इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F1, तो F2 और F1 जब बराबर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जब F2 का वैल्यू F1 से ज़्यादा हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, तब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ जाएगा। वही देखिए आगे, एन ऑब्जेक्ट हैज़ ओवरकम ऑन स्टैटिक फ्रिक्शन ऑर्डर द शॉर्ट इज इट्स मूवमेंट, है ना। ओके, आगे क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव कर रहा होता है तब भी कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर काम कर रहा होता है, और उसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब भी होगा ना तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा जो फोर्स उसको मूव करवा रहा है, उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे सरफेस के ऊपर जब मूवमेंट करवाने के लिए जो फोर्स होता है ना, उससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का फोर्स कंपैरेटिवली कम ही होगा। तभी वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो दूसरे सरफेस पे मूव करेगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे मूव नहीं कर सकता है। ओके, वही है। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले whenever an object moves along the surface of another object, such movement is called a slide, है ना। जैसे इवन मैं पेन भी चला रहा हूँ ना तो ये क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है ना, तो पेन में फ्रिक्शन है तभी ये क्या हो रहा है, प्रॉपरली स्लाइड कर रहा है या कंट्रोल्ड वे में स्लाइड कर रहा है। अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं अगर पेन को इस तरह से करूँगा तो क्या होगा, ये स्लाइड करके बहुत आगे निकल जाएगा। ओके, तो वही है हैंस स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑफ फोर्स दैट अपोज द मूवमेंट ऑफ स्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा तभी क्या होगा, हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर वे में स्लाइड कर सकते हैं। अगर ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आप कंट्रोल्ड मूवमेंट करना शुरू कर देते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, या अगर ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं रहा तब क्या होगा, आप अनकंट्रोल्ड मूवमेंट करने लगोगे किसी दूसरे सरफेस के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला हम लोग देख रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन। देखो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कोई बॉल है और ये बॉल जो है वो इसके ऊपर मूव कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, रोल्ड कर रहा है ना, तो आखिर इसमें भी तो कोई फ्रिक्शन है, उसी को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ऑन द सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट अपॉन इट इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, देखो यहाँ पे तीन फ्रिक्शन की बात हो गई, एक हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, एक हो गया स्टैटिक, दूसरा क्या हो गया स्लाइडिंग, और तीसरा क्या हो गया रोलिंग।
देखो अगर आपसे कहा जाए कि तीनों फ्रिक्शन में किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन दैट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड सबसे लेस कौन मिलेगा आपको, रोलिंग फ्रिक्शन। जितना भी पहिया वगैरह जो होता है वो सब मूवमेंट होता है, या फिर बॉल बेयरिंग का मूवमेंट आपने देखा होगा, जैसे बॉल बेयरिंग ऐसा होता है ना, इसके अंदर छोटे छोटे बॉल्स डाले हुए रहते हैं, तो बॉल बेयरिंग का भी मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, आगे बढ़ जाए हम लोग। या किसी ऑब्जेक्ट को मान लो तुम दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर खींचते हो, ड्रैग करते हो, तो ड्रैगिंग जो करते हो वो किसकी वजह से है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर वे में स्टेबलाइज करता है ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्लूइड फ्रिक्शन का। देखो मैंने अभी बताया था ना कि एयर से जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, जैसे एरोप्लेन मूव करता है एयर में, तो एयर भी क्या है, फ्लूइड है ना, तो एरोप्लेन जो होता है वो एयर के सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है ये। तो उसी तरह से अगर आप वाटर के अंदर मूव करते हो तो यहाँ भी क्या होगा, स्लाइडिंग, यहाँ भी क्या होगा, एक टाइप का फ्रिक्शन मूवमेंट होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए वही है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इनटू फ्लूइड, फ्लूइड एक्सर्ट द फ्लूइड फ्रिक्शन अपॉन द ऑब्जेक्ट, है ना। कोई मान लो ये वाटर है, वाटर का टैंक आप ले लो, है ना, और वाटर के टैंक में आप अपने हाथ को डाल करके और उसके बाद क्या करो, मूव करो, तो आप पाओगे कि जितने अच्छे से आप एयर में अपने हाथ को मूव करते हो उतने अच्छे से आप वाटर में मूव कर सकते हो क्या, आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वाटर का फ्रिक्शनल फोर्स एयर के फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है। इसमें मॉलिक्यूल्स का कॉम्पैक्टनेस एयर के फ्रिक्शनल फोर्स से, एयर के कॉम्पैक्टनेस से, एयर के मॉलिक्यूल के कॉम्पैक्टनेस से क्या है, ज़्यादा है। तो इसीलिए वाटर का फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू एयर। ओके, तो वाटर में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट या किसी भी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो फ्लूइड का सरफेस उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाता है जो उसके मूवमेंट का अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का क्या एडवांटेज है, जैसे देखो मैंने बताया ना, मैं इस पेन से लिख रहा हूँ ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो मेरा पेन जो है एक प्रॉपर राइटिंग को लिखने के लिए आपके पेन में फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पेन में प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो आप अच्छे ढंग से नहीं लिख सकते, आप कोई तस्वीर नहीं बना सकते हैं पेज के ऊपर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, आप चलते हो किसी भी सरफेस के ऊपर, आप वॉकिंग करते हो तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से है। अगर मान लो फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो आप वॉक नहीं कर सकते हो, आप गिर जाओगे, है ना। आप देखते होंगे कि टाइल्स वगैरह पे अगर मान लो वाटर का ड्रॉपलेट्स आ जाता है या वाटर का लेयर आ जाता है और अगर आप उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हो तो आप क्या करते हो, आप स्लाइड कर जाते हो, फिसल जाते हो। तो वॉकिंग भी क्या है, फ्रिक्शन की वजह से वही है, इट अलाउ वॉक ऑन द सरफेस। देखिए राइटिंग के बारे में बताया गया है कि आप पेन या पेपर के ऊपर जो राइटिंग करते हो वो फ्रिक्शन की वजह से है। आप किसी नेल को वॉल के अंदर फिक्स करते हो, अगर मान लो नेल ऐसे है, आप ऊपर से हथौड़ा मान लो यहाँ से हथौड़ा मारते हो, इस तरह से हथौड़ा मारते हो, अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ये स्लिप कर जाएगा ना। तो फ्रिक्शन की वजह से ही आप नेल को वॉल के ऊपर अंदर डालते हो, है ना। उसी तरह से मूविंग ऑब्जेक्ट ओवर नेवर द एबल वुड नेवर एबल टू बिकम इनस्टेबल और रेस्ट विदाउट फ्रिक्शन। बिल्कुल, एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन एक नेसेसरी फैक्टर है जो उस ऑब्जेक्ट को दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमोबाइल में क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर ऑटोमोबाइल में फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जो गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे वो क्या हो जाएंगी, फ्रैक मतलब स्लिप कर जाएंगी, है ना। स्लिप करने से इसका इफेक्ट हो सकता है, देखते होंगे बरसात वगैरह में गाड़ियाँ स्लिप करती हैं। ऐसा क्यों होता है, टू व्हीलर स्लिप करता है या साइकिल से स्लिप कर जाता है कोई पर्सन, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर का एक लेयर जो है वो रोड के ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन में कमी आ जाती है, और फ्रिक्शन में कमी होगी तो स्लिपिंग होता है। उसी तरह से देखिए मैच स्टिक, आप जो कांटी जलाते हो तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है ना। जैसे आप देखते होंगे मैच स्टिक में इस तरह से डॉट 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 किया हुआ रहता है, ये डॉटिंग क्यों रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने के लिए, है ना। तो जब इसके ऊपर आप मैच स्टिक को रब करते हो तो फ्रिक्शन पैदा होता है, और फ्रिक्शन से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये जो इसके अंदर फास्फोरस का लेयर होता है वो फास्फोरस का लेयर क्या होता है, जलने लगता है ना। तो मैच स्टिक का जो स्ट्राइकिंग है वो भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे लाइफ में जो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन का क्या है डिसएडवांटेज है,
देखिए ये हीट का प्रोडक्शन करता है। अभी मैंने बताया ना कि फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, इवन मशीन्स वगैरह हीट हो जाना, या फिर आप देखते होंगे गाड़ी का पहिया जो होता है, लंबे सफ़र में अगर आप गाड़ी के पहिए को चेक करते हो तो वो हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, वही है। इन केस ऑफ मशीन प्रोडक्शन ऑफ हीट लीड्स टू एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी क्रिएट करता है ये। आगे क्या, ये वियर एंड टीयर पैदा करता है ना, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो होता है ख़राब हो जाता है ना। कहीं भी अगर मान लो आप फ्रिक्शनल फोर्स का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका टूटने फूटने का जो डर होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। ओके, आप जानते होंगे ऑटोमोबाइल का जो पहिया होता है वो घिस जाता है, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। ओके, और क्या, इट ऑल्सो लीड्स द डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद सम टाइम स्टॉप। ओके, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट को आप हवा में या कहीं भी रोड पे, मान लो एक बॉल को आपने रोल्ड किया, मान लो एक बॉल है उसको आपने रोड के ऊपर रोल्ड किया है, तो क्या ये बॉल हमेशा इसके ऊपर मूव करेगा? ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके और इसके बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। बॉल और रोड के बीच में क्या हो रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, और ये रोलिंग फ्रिक्शन लॉस ऑफ एनर्जी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद ये स्टॉप कर जाएगा। वही चीज़ है। और क्या, ये नॉइजन पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन काउज करता है। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी मशीनें जो आवाज़ करती हैं वो ड्यू टू क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से। या फिर एयरक्राफ्ट जो लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है वो एयर के फ्रिक्शन की वजह से करता है ना। इवन आप पढ़िएगा आगे हायर क्लासेस में एक टर्म है सोनिक बूम, ये फ्रिक्शन की वजह से ही पैदा होता है एयर में। ये एक टाइप का ये क्रिएट करता है, कह सकते हैं एक वेव क्रिएट करता है। वो वेव की वजह से बहुत ही क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन की वजह से पैदा होता है। तो ये सब क्या है? डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। अब देखिए इसीलिए अभी मैंने देखा क्या एडवांटेज, और अब हम देख रहे हैं डिसएडवांटेज। तो फ्रिक्शन के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है कि फ्रिक्शन जो है ना वो नेसेसरी इविल है। मतलब एक ऐसा चीज़ है जो हमारे लिए ज़रूरत का भी चीज़ है, मतलब ये हमारे लिए एविल भी है और हमारे लिए नेसेसिटी भी है। तो आप अब आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि एविल क्यों है और नेसेसिटी क्यों है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर डील करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन यही है, वाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। तो आसान है ये। ओके, तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, और साथ में वो कौन सा मेथड होगा जिसके द्वारा आप फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हो। और हम लोग अलग अलग प्रोसेस देखेंगे जिसमें हम लोग फ्रिक्शन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से फ्रिक्शन का ये टॉपिक का जो पहला वीडियो था वो आपका फिनिश हो रहा है। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए।